हेलो बच्चों, आज हम वर्ण विचार जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत विषय में। तो देखो बच्चों, वर्ण विचार का मतलब क्या होता है। वर्ण का मतलब शाब्दिक अर्थ में यदि हम लें तो वर्ण का मतलब होता है अक्षर। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। अब वर्ण अक्षर होता क्या है? किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकें या जिसको अलग नहीं किए जा सके, वही क्या होता है? अक्षर होता है। नहीं, किसी भी भाषा की वह सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके, उसे अक्षर कहते हैं। यानी कोई भी जो भाषा होती है उसकी सबसे छोटी इकाई या ध्वनि हो तो उसकी सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके या जिसको अलग नहीं किए जा सके, वही क्या होता है? अक्षर कहलाता है। और अक्षर को ही हम संस्कृत भाषा में वर्ण भी कहते हैं। ये वर्ण या अक्षर एक ही बात होती है। अब जैसे ए है, कोई भी भाषा का सबसे छोटा जो ध्वनि है मान लो, या इसको अक्षर मान लो, ये ए। अब ए के कोई टुकड़े या इसको हम अलग करके नहीं ले सकते। तो किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वही क्या कहलाती है? अक्षर या वर्ण कहलाती है। तो ये ए क्या है? ये तो अक्षर है, इसको हम बोल सकते हैं अक्षर। अब इसके बाद में ये आता है कि अब जब अनेकों वर्णों का जब समूह होता है, अनेकों वर्ण जब मिलते हैं, जैसे अनेकों वर्ण जब मिलते हैं तब उनके समूह को ही हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला। यानी अनेकों अक्षरों के समूह। अनेकों अक्षरों के समूह को उसे ही समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। यानी अनेकों अक्षर मिले एक स्थान पर हुए तो वर्णों का क्या हुआ? समूह हो गया। तो वर्णों का समूह ही होता है, उसको बोलते हैं वर्णमाला। अब इसके बाद में आती है कि वर्णों के भेद। यानी वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। वर्णों के भेद का मतलब होता है भाग। तो यानी संस्कृत जो भाषा है इसमें वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। यानी वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। अब कैसे बांटा है? नंबर 1, 2, 3। सबसे पहले आता है स्वर वर्ण। इसके बाद में आता है व्यंजन वर्ण, और
इसके बाद में आता है हम अयोगवाह्य वर्ण बोल सकते हैं। यानी 3 भागों में इनको बांटा गया है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोगवाह्य वर्ण। अब सबसे पहले आता है कि स्वर वर्ण क्या होता है। नंबर 1 स्वर वर्ण। स्वर वर्ण का मतलब क्या होता है कि वे वर्ण जिनको बोलने में या लिखने में किसी अन्य वर्ण की कोई सहायता नहीं लेनी पड़ती है, या जिनको हम बोलें और लिखें जब उस समय किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती हो, तो उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। अर्थात वे वर्ण जो स्वयं प्रकाशित होते हैं, अर्थात जिनको, यानी अभी बताया था मैंने आपको, बोलने में और लिखने में किसी अन्य वर्ण की सहायता ही नहीं लेनी पड़ती, जो स्वयं प्रकाशित होते हैं उन्हें ही हम कहते हैं स्वर वर्ण। उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। अर्थात वे वर्ण जिनको बोलने में या लिखने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती हो, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। अर्थात इसका मतलब ये कहना चाहता है कि वे वर्ण जो स्वयं प्रकाशित होते हैं, अर्थात उनको बोलने में और लिखने में अन्य वर्ण की सहायता लेनी नहीं पड़ती, तो वो क्या होते हैं, स्वयं प्रकाशित होते हैं। और स्वयं प्रकाशित होते हैं तो वही कहलाते हैं स्वर वर्ण। अब स्वर वर्ण को हम, जैसे अभी आपको बताया था मैंने, ए बताया था। अब ए जो है, इसको बोलने में और लिखने में हमको किसी भी और कोई वर्ण की सहायता लेनी नहीं पड़ती, तो ये क्या कहलाता है, ए जो होता है इसको बोलते हैं हम स्वर वर्ण। अब इसके बाद में आता है कि स्वर वर्ण के भेद, कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। बता रहा था आपको मैं स्वर वर्ण के बारे में। तो स्वर वर्ण के भेद, एक बात और बता दूं आपको कि स्वर वर्ण जो होते हैं इनको हम संस्कृत में अच वर्ण भी कहते हैं। अच इसलिए कहते हैं क्योंकि अच एक प्रत्याहार होता है जिसके अंदर सभी स्वर वर्ण समाहित होते हैं, इसलिए इनको स्वर वर्ण को हम संस्कृत में अच वर्ण भी कहते हैं। और स्वर वर्ण के भेद, स्वर वर्णों को संस्कृत में 3 भागों में बांटा गया है। तीन भागों में। वो कैसे कैसे बांटा है, नंबर 1, 2 और 3। सबसे पहले आते हैं ह्रस्व स्वर वर्ण। नंबर 2 पर आता है दीर्घ स्वर वर्ण। और नंबर 3 पर आता है प्लुत स्वर वर्ण। ह्रस्व स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण, प्लुत स्वर वर्ण। अब सबसे नंबर 1 पर आता है ह्रस्व स्वर वर्ण, कि ह्रस्व स्वर वर्ण का मतलब क्या होता है। ह्रस्व स्वर वर्ण, ह्रस्व का मतलब अपन शाब्दिक अर्थों में ले तो ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। अर्थात वे वर्ण या वे स्वर वर्ण जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, ऐसे वर्ण जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है,
एक मात्रा का समय, तो उनको हम बोलते हैं ह्रस्व स्वर वर्ण। अर्थात जैसे ह्रस्व स्वर वर्णों में आते हैं जैसे ए, ई, उ, री और लरी, ये होते हैं ह्रस्व स्वर वर्ण। अर्थात इनको बोलने में एक मात्रा का समय कैसे लगता है, जैसे हम बोलते हैं ए बोलना है हमको तो हम बोलते हैं ए, यानी एक मात्रा यानी एक समय लगता है। ई, उ, री, लरी, तो कहने का मतलब यह कि वे वर्ण जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। अब ये ह्रस्व स्वर वर्ण जो होते हैं वो संस्कृत में कितने होते हैं, 5। संस्कृत में होते हैं ये 5 स्वर वर्ण, ए, ई, उ, री, लरी। अब इन 5 वर्णों को हम संस्कृत में मूल स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर वर्ण। मूल स्वर वर्ण क्यों कहते हैं, क्योंकि इनसे ही, मूल का मतलब होता है जड़, अर्थात स्वर वर्णों की शुरुआत इन 5 वर्णों से ही होती है, इसलिए हम इन वर्णों को मूल स्वर वर्ण भी कहते हैं। अब इसके बाद में आता है नंबर 2 पर आता है दीर्घ स्वर वर्ण। तो दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, शाब्दिक अर्थों में यदि हम लें इसको तो दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, यानी बड़ा। अर्थात अब इसका मतलब यह है कि वे वर्ण जिनको बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है, भाई इनको तो बोलने में 1 मात्रा का समय लगता है, अब इनको यानी दीर्घ स्वर वर्णों को बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है। 2 मात्रा का समय कैसे, अर्थात वे वर्ण जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर वर्णों से, यानी इन जो वर्ण, ये जो 5 वर्ण हैं, इन 5 वर्णों से दुगना समय लगता है। 2 मात्रा का मतलब दुगना समय जब लगता है तो उन्हें हम दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। अब ये जो वर्ण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ, ये होते हैं दीर्घ स्वर वर्ण। आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। अभी कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यानी ये जो दीर्घ स्वर वर्ण होते हैं वो टोटल होते हैं 8। कितने होते हैं, 8। दीर्घ स्वर वर्णों की संख्या होती है 8। तो इस तरीके से नंबर 3 पर आता है प्लुत स्वर वर्ण। अब प्लुत स्वर वर्ण का मतलब क्या होता है कि वे वर्ण जिनको बोलने में दीर्घ वर्णों से या दीर्घ स्वर वर्णों से तिगुना समय लगता हो, अर्थात 3 मात्रा का समय। अर्थात वे वर्ण जिनको बोलने में दीर्घ स्वर वर्णों से तिगुना समय लगता हो या ज्यादा समय लगता हो उन्हें हम प्लुत स्वर वर्ण कहते हैं। अप्लुत स्वर वर्णों में जैसे आपने देखा होगा ओ, उ, म। अब ये ओम बोलता है, इसको बोलते तो हम ओम हैं, लेकिन बोलने में इसमें 3 वर्ण मिले होते हैं, ओ, उ, मैं। तो 3 मात्राएं हो गई, 1 2 3। तो ये तीनों वर्णों को मिलाकर जब हमने बोला तब ये बना ओम। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से ये 3 प्रकार के स्वर वर्ण होते हैं, ह्रस्व स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण, प्लुत स्वर वर्ण। दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, ह्रस्व स्वर वर्ण वे होते हैं जिनको बोलने में 1 मात्रा का समय लगता हो, अर्थात कम समय लगता हो, तो उन्हें हम ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे ए, ई, उ, री, लरी, ये 5 स्वर वर्ण होते हैं। इनको हम संस्कृत में मूल स्वर वर्ण भी कहते हैं। इसके बाद में आता है दीर्घ स्वर वर्ण। वे वर्ण जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर वर्णों से दुगना समय लगता हो या ज्यादा समय लगता हो उन्हें हम दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। अब जैसे ए, हमने ये बोला ए, तो ये कम समय लगा। अब इसको बोलेंगे तो आ, तो ज्यादा समय लग रहा है। इसको बोलेंगे ई, तो इसको बोलेंगे तो ई, उ, री, री। तो कहने का मतलब यह है कि वे वर्ण जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर वर्णों से ज्यादा समय लगता है तो उन्हें हम कहते हैं दीर्घ स्वर वर्ण। इसके बाद में प्लुत स्वर वर्ण, तो वे वर्ण जिनको बोलने में दीर्घ स्वर वर्णों से ज्यादा समय लगता है, अर्थात तिगुना समय लगता है, तो उन्हें हम
प्लुत स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे उदाहरण आपको बताया ओम, तो इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं ओम। तो इस तरीके से जो टोटल जो संस्कृत में स्वर वर्ण होते हैं, कुल मिलाकर स्वर वर्ण जो होते हैं संस्कृत में वो कितने होते हैं भाई? ह्रस्व स्वर वर्ण तो कितने हो गए अपने? 5। ये तो हुए ह्रस्व। और दीर्घ स्वर वर्ण। प्लुत स्वर वर्ण जो होते हैं वो व्यवहारिक भाषा में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसलिए काम में बस यही आते हैं ह्रस्व स्वर वर्ण और दीर्घ स्वर वर्ण। तो ह्रस्व तो है अपने 5 और दीर्घ है अपने 8, तो कुल मिलाकर के कितने हो जाते हैं? 13। 8 और 5 कितने हो गए? 13। तो ये 13 जो होते हैं वो संस्कृत में स्वर वर्ण कहलाते हैं। अब टोटल हो गए ए, आ, ई, उ, सॉरी, उ, री, बड़ी री, लरी, ए, ओ, आई, औ। तो इस तरीके से गिन लीजिए इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो कहने का मतलब ये होते हैं 13। 13 जो होते हैं वो कहलाते हैं स्वर वर्ण, यानी संस्कृत में इन 13 स्वर वर्णों का ही प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद में नंबर 2 पर आता है अपने व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण की परिभाषा होती है कि वे वर्ण जिनको बोलने में और लिखने में किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। अब अन्य वर्ण कौन से होंगे यहाँ पर? स्वर वर्ण, अर्थात वे वर्ण जिनको बोलने में स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है और लिखने में भी स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, तो उन वर्णों को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। अन्य वर्णों की, अर्थात यहां पर हम लिख सकते हैं स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती हो तो उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। वे वर्ण जिनको बोलने में और लिखने में, बोलने का मतलब यह है उच्चारण करने में, लिखने में अन्य वर्णों की अर्थात स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती हो तो उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब व्यंजन वर्ण जैसे कै। अब कै को यदि हम उच्चारण करें, बोलें कै, तो इसमें ए भी जुड़ा हुआ है, यानी कै को बोलने में हमको ए की क्या करनी पड़ रही है? सहायता लेनी पड़ती है। यदि हम इसको हलंत करें तो इसमें से ए अलग हो जाता है, क्योंकि इसको हलंत करेंगे तो इसमें से ए स्वर अलग हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि कै को बोलने में हमको किसकी सहायता लेनी पड़ी? ए की। तो इसी तरह और भी होते हैं, जिससे जैसे चे बोल दो या फिर टे बोल दो, कोई सा भी व्यंजन वर्ण जब हम बोलेंगे तो इनको बोलने में अन्य स्वर वर्णों की या किसी भी स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, तो उन्हें ही हम कहते हैं व्यंजन वर्ण। के, चे, टे, कुछ भी बोल सकते हैं व्यंजन वर्णों में आदि। अब इसके बाद में आता है कि व्यंजन वर्णों के भेद। संस्कृत वर्णमाला में जो व्यंजन जो वर्ण जो होते हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में।
अब दो भाग में कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। सबसे पहले तो आता है वर्गीय व्यंजन वर्ण। और नंबर 2 पर आता है अवर्गीय व्यंजन वर्ण। नंबर 1 पर वर्गीय व्यंजन वर्ण और नंबर 2 पर आता है अवर्गीय व्यंजन वर्ण। अब आता है नंबर 1 कि वर्गीय व्यंजन वर्ण क्या होते हैं। वर्गीय व्यंजन क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, यानी कैसे लेकर मैं तक के, कैसे लेकर मैं तक के सभी वर्णों को वर्गीय व्यंजन वर्ण कहा जाता है। अर्थात क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यानी इन पांचों वर्गों में आने वाले कैसे लेकर के मैं तक के जो सभी जो वर्ण होते हैं उनको ही हम वर्गीय व्यंजन वर्ण कहते हैं। वर्गीय का मतलब कि जो पांचों वर्गों में आते हैं, वर्ग का मतलब है जो पांचों वर्गों में जो वर्ण आते हैं उन्हें ही हम वर्गीय व्यंजन वर्ण कहते हैं। एक बात तो ये, और दूसरा ये होता है कि संस्कृत में जो वर्ग जो होते हैं, वर्ग भी कितने होते हैं, 5। 5 कौन कौन से वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। दूसरा कि कैसे लेकर के मैं तक के जो वर्गीय व्यंजन जो वर्ण होते हैं उन्हें हम स्पर्श वर्ण भी कहते हैं, यानी कैसे लेकर मैं तक के जो ये 25 वर्ण होते हैं इन्हें हम संस्कृत वर्णमाला में स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। अब ये वर्गीय व्यंजन वर्ण हुए कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इन पांचों वर्गों में आने वाले सभी वर्णों को हम क्या कहते हैं, स्पर्श वर्ण। और स्पर्श वर्णों को ही हम क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन वर्ण। यानी शाब्दिक अर्थों में यदि हम लें तो यानी वर्गीय व्यंजन वर्णों का दूसरा नाम हम स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। अब बात ये आती है कि अब ये इसमें कौन कौन से वर्ण होते हैं वो हम देखेंगे इसमें आगे। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं संस्कृत में। क वर्ग में कौन कौन से आते हैं, क, ख, ग, घ, न। च वर्ग में आते हैं च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में आते हैं ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग में आते हैं त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में आते हैं प, फ, ब, भ, म। तो इस तरीके से प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। क, ख, ग, घ, न।
तो इस तरीके से 5 वर्ण होते हैं, 5 इसके हो गए, 5 इसके हो गए, 5 इसके हो गए, 5 ये और 5 ये, तो टोटल कुल मिलाकर हो जाते हैं 25। और इन 25 वर्णों को ही हम क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन वर्ण। इनको ही बोलते हैं वर्गीय व्यंजन वर्ण। और वर्गीय व्यंजन वर्णों का जो दूसरा नाम जो होता है वो अभी आपको बताया था मैंने, इनको बोलते हैं हम स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। तो सीधी सी परिभाषा ये हुई कि वे वर्ण अर्थात कैसे लेकर के मैं तक के 25 वर्णों को ही हम वर्गीय व्यंजन वर्ण कहते हैं। और वर्गीय व्यंजन वर्ण को संस्कृत भाषा में हम स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आता है अवर्गीय व्यंजन वर्ण कि अवर्गीय व्यंजन वर्ण कौन से होते हैं और कितने भागों में इनको बांटा गया है। इसके बाद में आता है नंबर 2 पर आता है अवर्गीय व्यंजन वर्ण। अवर्गीय व्यंजन वर्ण ये होते हैं संस्कृत भाषा में, यानी संस्कृत जो वर्णमाला है इसमें अवर्गीय व्यंजन वर्णों को भी 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। अब 2 भाग कौन कौन से हैं, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 पर तो आता है अंतस्थ वर्ण, और नंबर 2 पर आता है ऊष्म वर्ण। अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण। अंतस्थ वर्ण तो होते हैं ये, वे, रे, ले, ये होते हैं अंतस्थ वर्ण। इनकी संख्या कितनी होती है, 4। ये, वे, रे, ले, ये होते हैं 4 वर्ण। और ऊष्म वर्ण होते हैं शे, से, है, तो ये होते हैं ऊष्म वर्ण। तो यानी अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण ये दोनों मिलाकर के हो जाते हैं टोटल 4 और 4, तो टोटल हो जाते हैं ये 8 वर्ण। और ऊष्म वर्ण यानी अभी बताया था ये 2 भागों में बांटे गए हैं, अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण। अंतस्थ तो होते हैं ये, वे, रे, ले, और ऊष्म होते हैं शे, से, है। तो 4 और 4 ये टोटल हो जाते हैं 8 वर्ण। तो इस तरीके से जो अवर्गीय जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो हो जाते हैं 8। और वो कौन कौन से होते हैं, ये, वे, रे, ले, शे, से, है। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 हो गए वर्गीय अवर्गीय व्यंजन वर्ण। दोबारा बता दूं आपको, अवर्गीय व्यंजन वर्ण इनको संस्कृत में 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पर आता है अंतस्थ वर्ण और नंबर 2 पर आता है ऊष्म वर्ण। अंतस्थ वर्ण होते हैं ये, वे, रे, ले, ये 4 होते हैं। और ऊष्म वर्ण होते हैं से, है, ये 4 होते हैं। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के अंतस्थ और ऊष्म दोनों मिलाकर के वर्ण हो जाते हैं टोटल 8। तो टोटल ये, वे, रे, ले, से, है, इन्हीं वर्णों को हम संस्कृत वर्णमाला में जो अवर्गीय व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसके बाद में फिर आता है शे, से, सहे के बाद में आता है क्षय, त्रय, ज्ञ, ये 3 वर्ण होते हैं। क्षय, त्रय, ज्ञ, इन तीनों वर्णों को संस्कृत वर्णमाला में नहीं गिना जाता है। अर्थात संस्कृत वर्णमाला जो है उसमें इन तीनों वर्णों को माना ही नहीं जाता है। क्यों नहीं माना जाता है, क्योंकि ये तीनों जो वर्ण होते हैं वो 2 या 2 व्यंजन वर्णों के मेल से बने हुए होते हैं। मेल से का मतलब कि इनको हम संयुक्ताक्षर वर्ण कहते हैं, संयुक्ताक्षर। अब संयुक्ताक्षर क्यों कहते हैं कि संयुक्त धन अक्षर, संयुक्त मतलब होता है मिला हुआ,
अक्षरमान होता है अक्षर, अर्थात दो अक्षरों के मिले हुए होने के कारण इनको हम बोलते हैं संयुक्ताक्षर, और संयुक्ताक्षर होने के कारण इनको संस्कृत वर्णमाला में नहीं माना जाता है। कैसे? ये तीनों वर्ण होते हैं छ, त्र, ज्ञ। तो छ जो होता है इसका जो अपन शुद्ध उच्चारण करें तो इसमें दो व्यंजन वर्ण मिले होते हैं क और ये श। त्र जो होता है ये दो व्यंजन वर्ण मिले हुए होते हैं त्र यानी त और रे, और ज्ञ जो होता है ये मिला हुआ होता है ज और ये दो व्यंजन वर्णों से मिले हुए होने के कारण ये तीनों जो वर्ण होते हैं वो होते हैं संयुक्ताक्षर, और संयुक्त होने के कारण इनको संस्कृत वर्णमाला में नहीं माना जाता है, अर्थात इनको गिना नहीं जाता है। अब जैसे हम बोल के देखें छ, तो ये बोलने में तो छ आता है, लेकिन इसको अपन शुद्ध उच्चारण में बोले, जैसे अपन बोलना है, हमको कक्षा बोलना है तो कक्षा थोड़ी बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कक्षा। कक्षा यानी क और श दोनों बोल रहा है इसमें। इसी तरीके से त्रय जो है, अब त्रय को बोलते हैं तो अपन इसमें सबसे पहले त्रय यानी तय भी बोल रहा है और रे भी बोल रहा है, तो ये दो व्यंजन वर्ण हो गए। इसके बाद में आता है य। अब ये बोलने में अपन इसको बोलते हैं, जैसे बोलते हैं यज्ञ, तो यज्ञ नहीं होता है, वो उसका शुद्ध उच्चारण होता है यज्ञ। यज्ञ यानी ज और ये, अर्थात ये दो व्यंजन वर्णों से मिले हुए होने के कारण इनको हम संयुक्ताक्षर कहते हैं, और संयुक्त होने के कारण ही इनको संस्कृत वर्णमाला में नहीं गिना जाता है, अर्थात नहीं माना जाता है। अब इसके बाद में मैं आपको कुछ नोट बता दूं। अभी आपको मैंने ए ओ आई औ जो आपको व्यंजन वर्णों में मैंने स्वर वर्णों में आपको बताए थे, ए ओ आई औ, ये जो चार जो स्वर वर्ण होते हैं इनको हम संस्कृत वर्णमाला में संध्यक्षर वर्ण भी कहते हैं। संध्यक्षर वर्ण, संध्यक्षर वर्ण किस लिए कहते हैं? क्योंकि ये जो चार स्वर वर्ण होते हैं ए ओ आई औ, ये चारों ही स्वर वर्ण जो होते हैं वो दो या दो अर्थात दो स्वर वर्णों से मिले हुए होते हैं। ये अब दो स्वर वर्ण कैसे मिले हुए होते हैं? क्योंकि ए जो होता है वो ए या आ और ई या ई, जब दोनों में से कोई भी वर्ण मिलते हैं तब बनता है ए। ऐसे ही ओ जो होता है ए या आ प्लस उ या उ, तब वर्ण मिलते हैं तब बनता है ओ। ए या आ धन ए या आई जब मिलती है तब बनता है आई, और ओ ए या आ प्लस ओ या औ, ये वर्ण जब मिलते हैं स्वर वर्ण तब बनता है औ। तो कहने का मतलब यह है कि इनको हम संध्यक्षर वर्ण किस लिए कहते हैं? क्योंकि ए ओ आई औ ये चारों वर्ण जो होते हैं वो दो स्वर वर्णों के मेल से बने हुए होने के कारण इनको हम संध्यक्षर वर्ण भी कहते हैं। संध्यक्षर का मतलब संधि धन अक्षर, अर्थात इन यहाँ पर दो अक्षरों की या दो वर्णों की संधि हुई है। अब संधि होने के कारण ही इनको हम बोलते हैं संध्यक्षर वर्ण। अब ये जो वर्ण होते हैं इनको तो बोलते हैं हम गुण संज्ञक, संस्कृत वर्णमाला में इनको गुण संज्ञक वर्ण भी कहते हैं। और ए आई और औ इनको हम बोलते हैं संस्कृत वर्णमाला में वृद्धि संज्ञक। तो इस तरीके से ये ए ओ आई औ इनको हम बोलते हैं संध्यक्षर वर्ण। इसके बाद में आता है, आपको मैंने अभी बताया था व्यंजन वर्णों में श श से, तीनों का उच्चारण श होता है, लेकिन संस्कृत वर्णमाला में इन तीनों श के अलग अलग नाम बताए गए। जैसे मान लो मैं कहूं कभी लिखने के लिए कि श लिखो, अब आपको कंफ्यूज ये रहेगा कि कौन सा श लिखें भाई। अब छोटी क्लासों में तो बोलने में ये आता है, इसको तो हम बोलते हैं श सलगम वाला, इसको बोल देते हैं श षटकोण वाला, और इसको बोल देते हैं श स्लेट वाला। लेकिन संस्कृत वर्णमाला में इन तीनों जो वर्ण हैं इनको अलग अलग नाम दिए गए।
इसको तो बोलते हैं हम संस्कृत वर्णमाला में बोलते हैं इसको हम तालव्य से, इसका नाम दिया है तालव्य। और इस से को बोलते हैं हम मूर्धन्य। और ये जो से होता है इसको बोलते हैं हम दंतव्य। तो इस तरीके से 3 नाम होते हैं इनके। इसको तो बोलते हैं तालव्य से, इसको बोलते हैं मूर्धन्य से, और इसको बोलते हैं दंतव्य से। ठीक है, तो इसके बाद में जो टोटल जो हो जाते हैं वर्गीय, अवर्गीय यानी व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण टोटल कुल मिलाकर कितने होते हैं? पहले तो बताया था आपको वर्गीय व्यंजन वर्ण, और दूसरा बताया था आपको अवर्गीय व्यंजन वर्ण। वर्गीय व्यंजन वर्ण तो थे 25, जो कैसे लेकर के मैं तक के थे, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। और अवर्गीय व्यंजन वर्ण थे 8, जो आपको 2 प्रकार के बताए थे, अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण। तो टोटल हो जाते हैं 25 और 8 हो जाते हैं 33 वर्ण। तो 33 जो वर्ण होते हैं वो कहलाते हैं व्यंजन वर्ण। 33 वर्ण जो होते हैं वो होते हैं व्यंजन वर्ण। अब इसके बाद में वर्ण यहां पर पूरे होते हैं। अब आपको इसी का तीसरा भेद बताया था मैंने आपको, सबसे पहले स्वर वर्ण, उसके बाद में व्यंजन वर्ण, और तीसरे नंबर पर बताया था अयोगवाह्य वर्ण। नंबर 3 पर बताया था आपको अयोगवाह्य वर्ण। अयोगवाह्य वर्ण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, 2 होते हैं इनके, 2 भेद होते हैं इनके, अर्थात 2 ही माने जाते हैं ये। सबसे पहले नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 पर तो आता है अंग और दूसरे पर आता है ए है। ये जो वर्ण होते हैं वो वर्णमाला में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो अंग, इसको तो बोलते हैं हम संस्कृत वर्णमाला में बोल देते हैं इसको अनुस्वार, और इसका जो चिन्ह होता है इस तरीके से ही हमको प्रदर्शित करता है। और अह जो होता है इसको बोलते हैं हम विसर्ग। तो इसको ही हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं 2 बिंदियों के माध्यम से। तो इसको बोलते हैं विसर्ग, इसको बोलते हैं अनुस्वार। तो कहने का मतलब यह है कि अयोगवाह्य वर्ण होते हैं 2, अनुस्वार और विसर्ग। इसके बाद में यहां पर तो अपनी वर्ण विचार जो होता है वो यहां पर कंप्लीट हो जाता है। वर्णों के बाद में क्या बनता है? शब्द बनता है, और शब्दों से ही क्या बनता है? वाक्य बनता है। यानी 2 या 2 से अधिक जब वर्ण मिल जाते हैं तब तो बन जाते हैं शब्द। जैसे हमको राम लिखना है तो रे, आ की मात्रा, फिर मैं, फिर इसके बाद में विसर्ग का जो ए है। अब इन सबको मिलाएंगे तो रे में आ की मात्रा जुड़ेगी तो क्या बन जाएगा? रा, और मैं में ए ये स्वर मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? मैं, और ये विसर्ग आ रहा है तो विसर्ग ये लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? राम। अब ये राम जो बना है वो ही क्या है? यहाँ पर एक शब्द है। क्यों? अभी बताया था कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को, अब वर्ण वो कोई से भी हो सकते हैं, स्वर भी हो सकते हैं और व्यंजन भी हो सकते हैं। तो स्वर या व्यंजन वर्णों के मेल से जो बनता है उसे ही हम क्या बनते हैं? शब्द बोलते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, और शब्दों के मिलने से ही वाक्य का निर्माण होता है। जैसे राम घर जाता है, राम घर जाता है। तो अब यहां पर राम एक शब्द है, घर एक शब्द है, जाता एक शब्द है, और है एक शब्द है। तो ये 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को ही हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। दोबारा बता रहा हूं कि शब्द 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, और 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को ही हम वाक्य कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो ये वर्ण विचार जो टॉपिक है यहाँ पर खत्म होता है। यदि आपको इस टॉपिक में कुछ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को लिखें, और कोई भी समस्या हो तो उसका हल हमसे पूछें। धन्यवाद।